नमस्ते सभी को। आज के इस मजेदार विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर चर्चा होने वाली है वो क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चौथा अध्याय है, भारत में खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी। ये पढ़ने में थोड़ा ड्राई लग सकता है, पर यकीन मानिए ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और देश के वजूद से बहुत गहराई से जुड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही आम सा सवाल। हम सब ने अपने आसपास में या मार्केट आते जाते रेशन की दुकानें तो जरूर देखी हैं, है ना? पर क्या कभी ध्यान दिया है कि आखिर इन दुकानों की जरूरत क्या है? इनका असली काम क्या होता है? आज की इस चर्चा के अंत तक इस सवाल का जवाब देश की सबसे बड़ी जीवन रक्षक कहानी बन जाएगा। काफी दिलचस्प होने वाला है ये। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में क्या क्या शामिल है। पहले हम समझेंगे खाद्य सुरक्षा के बेसिक्स, फिर जानेंगे कि ये आखिर इतनी जरूरी क्यों है। उसके बाद बात करेंगे उन असुरक्षित वर्गों की जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर देखेंगे बफर स्टॉक बनाने का तरीका और आखिर में पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को डिटेल में समझेंगे। चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी खाद्य सुरक्षा के मूल और इसके आयाम। अब देखिए, खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं है। इसके 3 बहुत ही मजबूत स्तंभ होते हैं: अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, यानी उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। जब तक ये तीनों स्तंभ एक साथ मजबूती से खड़े नहीं होते, तब तक देश सही मायनों में फूड सिक्योर नहीं कहलाता। तो पहला स्तंभ है अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्धता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश के अंदर इतना अनाज पैदा होना चाहिए या बाहर से आयात होना चाहिए जिससे सबका पेट भर सके। और हाँ, सरकारी गोदामों में जो अनाज रिजर्व में रखा जाता है वो भी इसी में आता है, क्योंकि अगर अनाज ही नहीं होगा तो बाकी चीजें तो किसी काम की ही नहीं रहेंगी। इसके बाद आता है दूसरा स्तंभ, एक्सेसिबिलिटी, यानी पहुंच। अच्छा, मान लीजिए अनाज बहुत है देश में, पर अगर वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा तो क्या फायदा? इसीलिए खाना हर एक इंसान की पहुंच में होना चाहिए, चाहे कोई पहाड़ पर रहता हो या जंगल में। कोई भी भौगोलिक या सामाजिक बाधा किसी को भूखा ना रखे। और तीसरा और शायद सबसे क्रूशियल स्तंभ है अफोर्डेबिलिटी, यानी समर्थता। इसका मतलब है खरीदने की क्षमता। हर इंसान के पास इतना पैसा होना ही चाहिए कि वो एक संतुलित, सुरक्षित और पौष्टिक आहार लगातार खरीद सके। अगर अनाज दुकान पर है पर जेब में पैसे नहीं है तो वो अनाज किस काम का? सही कहा ना? ओके, तो तीनों स्तंभों को समझने के बाद अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। आखिर ये खाद्य सुरक्षा इतनी जरूरी क्यों है? मान लीजिए एक किसान का खेत है जो लहलहा रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर अचानक भयानक सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए तो क्या होगा? फसल बर्बाद हो जाएगी। और फसल बर्बाद होने का मतलब है अनाज की पैदावार का अचानक गिरना। ऐसे में बाजार में अनाज की कमी हो जाती है, सप्लाई कम होती है तो दाम आसमान छूने लगते हैं और खाना आम लोगों की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो जाता है। अगर देश में खाद्य सुरक्षा का कोई सिस्टम ना हो तो स्थिति कितनी भयानक हो सकती है। इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है 1943 का बंगाल का अकाल। जब खाना आम लोगों की आर्थिक क्षमता से बाहर हो गया तो भूखमरी से लाखों लोगों की जान चली गई। हमारी आज की फूड सिक्योरिटी प्रणाली इसी मकसद से बनाई गई है कि ऐसी भयानक त्रासदी दोबारा कभी ना हो। तो ऐसे असाधारण हालातों में सबसे ज्यादा खतरा किसे होता है, ये हम जानेंगे अपने तीसरे हिस्से में। देखिए, जब बाजार में अनाज के दाम बढ़ते हैं तो कुछ वर्गों पर इसका सबसे भारी असर पड़ता है। गांव में जो भूमिहीन मजदूर या शिल्पकार हैं और शहरों में अनियमित मजदूर। सामाजिक तौर पर देखें तो एससीज, एसटीज और ओबीसीज के कुछ हिस्से काफी असुरक्षित होते हैं। और हाँ, महिलाएं और छोटे बच्चे सबसे जल्दी कुपोषण का शिकार होते हैं। इन्हीं सभी वर्गों को इस सुरक्षा ढाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब सवाल उठता है कि इस खतरे से बचने के लिए सरकार के पास क्या समाधान है। यहाँ आती है बात बफर स्टॉक बनाने की। तो ये बफर स्टॉक आखिर काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई उन राज्यों के किसानों से अतिरिक्त अनाज खरीदती है जहां बचत ज्यादा होती है। दूसरा, इस अनाज को बड़े बड़े सरकारी भंडारों में सुरक्षित रखा जाता है। और तीसरा, जब भी देश में कमी आती है तो इस अनाज को सस्ते दामों पर बांट दिया जाता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी शब्द आता है, एमएसपी, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य।
ये एक ऐसी तय कीमत है जो सरकार फसल बोने से पहले ही घोषित कर देती है। इसका मकसद किसानों को एक आर्थिक सुरक्षा देना है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने के लिए प्रेरित हों और देश का अनाज भंडार हमेशा भरा रहे। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है इश्यू प्राइस या निर्गम मूल्य। सरकार जिस दाम पर ये अनाज आम जनता को बांटती है वो मार्केट रेट से बहुत ज्यादा कम होता है। इस रियायती कीमत को ही इश्यू प्राइस कहते हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो यही कम दाम वाला अनाज गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी ढाल का काम करता है। तो गोडाउन में अनाज तो आ गया, पर वो सरकारी अनाज रसोई तक पहुंचता कैसे है? चलिए इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझते हैं। कोई अंदाजा है कि पूरे देश में कितनी रेशन की दुकानें होंगी? 5.5 लाख। जी हाँ, इस प्रणाली के तहत पूरे भारत में 5.5 लाख से भी ज्यादा उचित दर की दुकानें चल रही हैं। जरा इस विशालता की कल्पना कीजिए। इस आंकड़े से समझ आता है कि हमारे देश का ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितने मैसिव स्केल पर ऑपरेट करता है। क्योंकि हर परिवार की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती, इसलिए लोगों को 3 अलग तरह के रेशन कार्ड्स में बांटा गया है। पहला है अंत्योदय कार्ड, जो उनके लिए है जो गरीबों में भी सबसे ज्यादा गरीब हैं। दूसरा है बीपीएल कार्ड, उन परिवारों के लिए जो गरीबी रेखा से ठीक नीचे आते हैं। और तीसरा एपीएल कार्ड, बाकी बचे हुए तमाम परिवारों के लिए। इस तरह जिसे जितनी जरूरत है उसे उतनी मदद मिलती है। इन राशन की दुकानों पर मिलती क्या हैं? यहाँ रोजमर्रा की बुनियादी जरूरत वाली चीजें मिलती हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी की कीमत आम दुकानों से बहुत कम होती है, ताकि सभी इन्हें आसानी से खरीद सकें। अब इतना बड़ा सिस्टम चलाना आसान तो है नहीं। इस प्रणाली के सामने काफी सारी चुनौतियां भी हैं, जैसे गोडाउन्स में रखरखाव ठीक से ना होने की वजह से अनाज का सड़ जाना। इसके अलावा कुछ रेशन दुकान वाले गैर कानूनी तरीके से इस अनाज को खुले बाजार में महंगे दाम पर बेच देते हैं। ये ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर लगातार काम चल रहा है। पर इन चुनौतियों के बावजूद हम इस पूरे सिस्टम की अहमियत को कम नहीं आंक सकते। हरित क्रांति से लेकर बफर स्टॉक और पीडीएस के जरिए अनाज बांटना, ये पूरी चेन हमारे देश की लाइफलाइन है। यही वजह है कि इसे अकाल के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल कहा जाता है। इसने सच में करोड़ों लोगों का जीवन बचाया है। अब आखिर में एक सोचने वाला सवाल, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाली फसलों पर नया खतरा मंडरा रहा है, तो हमारी इस फूड सिक्योरिटी प्रणाली को भविष्य के लिए कैसे बेहतर होना पड़ेगा, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया होगा। ऐसे ही नए विषयों को समझते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।